हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीपीटी और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक को। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, इसका मैनेजमेंट और इसके कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे इसके कॉजेज, इसके रिस्क फैक्टर और इसके जितने भी कॉजेज थे उसके डिटेल के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक डाल दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। ठीक है, एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो वन बाय वन करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री टेकिंग जो है किसी भी डिसीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम उस पेशेंट के बारे में पता नहीं चलेगा कि इसके पिछले क्या डिसीज़ था, किस चीज़ से सफ़र कर रहा था, तब तक हम जो नया डायग्नोसिस है उसके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहला हमको रिकेट्स देखना है। तो आप जानते हैं, पहले बता चुकी हूँ कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में ये हिस्ट्री होता है। मतलब जिस वुमेन्स को रिकेट्स होता है तो उसके पेल्विक स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है, जिससे कि लेबर में प्रॉब्लम होता है। तो ये भी एक मेन कारण है। तो ये रिकेट्स का हिस्ट्री हमको लेना है। ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस वुमेन्स को कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ट्रॉमा या डिसीज़। तो ट्रॉमा एंड डिसीज़ का भी हमको हिस्ट्री लेना है, जैसे कि पेल्विस में हो गया, स्पाइन या फिर लोअर लिम्ब में। इसके बाद है बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वुमेन्स का ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर। इसके बाद है डिफ़िकल्ट फॉर्सेप्स। तो डिफ़िकल्ट फॉर्सेस डिलीवरी हुआ है या नहीं, उसको भी हमको हिस्ट्री में लेना है। एंड सिजेरियन सेक्शन पहले हो चुका है क्या, ये सब भी हमको डिटेल से पूछना है। और स्टिल बर्थ के बारे में भी पूछना है। ठीक है, ये हमारा हिस्ट्री में हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जर्नल एग्जामिनेशन। तो जर्नल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे गेट। तो गेट जो रहेगा वुमेन्स का क्या रहेगा, एब नॉर्मल गेट रहेगा, और उसका जो नेक रहेगा वो बुल नेक रहेगा, और उसका जो थाई रहेगा वो शॉर्ट रहेगा थाई। ठीक है, स्ट्रेचर की बात करें तो स्ट्रेचर में मतलब वुमेन्स का जो हाइट रहेगा वो 150 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, 150 मतलब कि 5 फीट का रहेगा, मतलब वो शॉर्ट हाइट की ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद स्पाइन एंड लोअर लिम्ब में देखें तो उसमें डिसीज या लीजन हो सकता है, इसको असेस करना है। ठीक है, उसके बाद है रिकेट्स मैनिफेस्टेशन। तो रिकेट्स को भी हमको जनरल एग्जामिनेशन में फाइंड आउट करना है। तो रिकेट्स में क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे, जैसे कि स्क्वायर हेड। तो स्क्वायर हेड जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा जो सिम्टम्स है वो है पिजन चेस्ट। तो नॉर्मली जो रिकेट्स वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें पिजन चेस्ट रहता है। ठीक है, ये था हमारा रिकेट्स में क्या क्या साइन सिम्टम्स दिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम। तो डिस्ट्रोफिया मतलब तो आप जानते हैं कि एबनॉर्मल लेबर को डिस्ट्रोफिया बोलते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रोफिया मतलब क्या होता है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन होके एक सिंड्रोमिक सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसमें सिम्टम्स रहता है। तो सबसे पहला है वुमेन जो रहती है वो शॉर्ट रहती है। ठीक है, देन स्टॉकी मतलब नाटी, छोटी हेड की रहती है, एंड सब फर्टाइल रहती है। देन है एंड्रॉयड पेल्विस। उसका जो पेल्विस रहता है वो एंड्रॉयड रहता है, जो कि नॉर्मली मेल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें एंड्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, एंड मस्कुलाइन हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनका हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे कि नॉर्मली बियर्ड वगैरह हल्का हल्का आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉयज़ में रहते हैं। एंड डिलेड मेनार्की, जो मेनार्की रहता है वो डिलेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रोफिया सिंड्रोम के अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा था एग्जामिनेशन। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन। इसके बाद हम चलते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नॉन इंगेजमेंट ऑफ हेड। तो हेड को हमको देखना है कि इंगेज हुआ है कि नहीं। अगर इंगेज नहीं हुआ है मतलब कि लेबर में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि पेल्विक उसमें डिफॉर्मिटी हो सकता है, मतलब कि वो छोटा बड़ा हो सकता है, या फिर जो हेड है वो बड़ा हो सकता है। तो ये सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के कंडीशन में नॉन इंगेजमेंट होता है हेड को, तो उसको हमको असेस करना है। ठीक है, देन है पेंडुलस एब्डोमेन। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉर्मल एब्डोमेन है और ये पेंडुलस एब्डोमेन है। पेंडुलस मतलब जो पेंडुलम रहता है घड़ी में, उसमें आप देख सकते हैं ऐसे लटकते रहता है। सेम वैसे ही क्या होता है, एब्डोमिनल जो है लटकते रहता है। तो नॉर्मली ये क्या होता है, इस प्राइमरी ग्रेविटा में होता है, जिसमें कि इससे हम पता लगा सकते हैं कि बेबी जो है वो इंगेज नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद है माल प्रेजेंटेशन। तो माल प्रेजेंटेशन का भी कंडीशन होता है
जिसमें कि बेबी जो है अच्छे से इंगेज नहीं होता है। इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है। इसके बाद ये था हमारे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पेल्विमेट्री। तो पेल्विमेट्री क्या होता है, ये असेस करता है पेल्विक के डायमीटर को। नॉर्मली मैं इसके पेल्विक के पूरा डायमीटर को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कितने सेंटीमीटर का रहता है, एंटेरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक, ठीक है, और ट्रांसवर्स का भी, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के पेल्विमेट्री हम देख सकते हैं। सबसे पहला है क्लिनिकल पेल्विमेट्री एंड दूसरा है इमेजिनिंग पेल्विमेट्री। तो क्लिनिकल पेल्विमेट्री में फर्दर इसको डिवाइड किया गया है दो टाइप्स में। पहला है इंटरनल पेल्विमेट्री और दूसरा है एक्सटर्नल पेल्विमेट्री। तो इंटरनल पेल्विमेट्री में हम असेस करेंगे पेल्विक के इनलेट, उसके कैविटी एंड पेल्विक के आउटलेट को, ठीक है। एंड एक्सटर्नल पेल्विमेट्री में हम पेल्विक के इनलेट एंड पेल्विक के आउटलेट को असेस करेंगे, ठीक है। यह था हमारा क्लिनिकल पेल्विमेट्री। इसके बाद हमारा है इमेजिंग पेल्विमेट्री। तो इमेजिंग पेल्विमेट्री में हम एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब से भी हम असेस कर सकते हैं कि सीपीडी या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है। क्योंकि इससे हमको डिटेल में पता चल जाएगा एक्सरे के थ्रू भी, सिटी स्कैन के थ्रू भी, कि बेबी का पोजीशन क्या है, पेल्विक बोन के स्ट्रक्चर का भी पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा टाइप्स का पेल्विक है, एंड्रॉयड पेल्विक है या फिर अदर टाइप्स का जो एबनॉर्मल पेल्विक है, उसका साइज भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये था हमारा पेल्विमेट्री। इसके बाद हम देखेंगे सेफेलोमेट्री। सो सेफेलोमेट्री नाम से ही पता चल रहा है, सेफेलो मतलब कि हेड। तो सेफेलोमेट्री का पूरा इसमें असेस करते हैं फीटस के हेड के, ठीक है, इसका डायमीटर कितना कितना रहता है। तो इसमें हमको क्या क्या डिटेक्ट करना है, सबसे पहला है बाईपेराइटल डायमीटर, ठीक है। बाईपेराइटल डायमीटर जो रहता है वो नॉर्मली 9.5 सेंटीमीटर रहता है। देन है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, वो 11.5 सेंटीमीटर होता है। देन सर्कमफेरेंशियल ऑफ द हेड, मतलब हेड का सर्कमफेरेंस कितना है, ये नॉर्मली 35 सेंटीमीटर होता है। तो इसको डिटेक्ट करना है कि नॉर्मल अगर इससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब बेबी का हेड बड़ा है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ड्यूरिंग डिलीवरी के समय में, क्योंकि पेल्विक जो है वो छोटा हो जाएगा और बेबी का हेड जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो जिसके कारण इंगेज नहीं हो पाएगा हेड और डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेफेलोमेट्री है जो कि असेस करता है बेबी के हेड के डायमीटर को, ठीक है। इसकी ये था हमारा ओवरऑल डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, जिसमें सबसे पहले हमने देखे हिस्ट्री टेकिंग, देन है जनरल एग्जामिनेशन, देन है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, देन उसके बाद है पेल्विमेट्री, देन है सेफेलोमेट्री। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट डिग्री ऑफ द डिस्प्रोपोर्शन। तो डिग्री ऑफ डिस्प्रोपोर्शन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला है माइनर डिस्प्रोपोर्शन, सेकेंड है मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन और तीसरा है मार्केट डिस्प्रोपोर्शन। तो सबसे पहला हम देखेंगे माइनर डिस्प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हेड इज लाइन विद द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फेसिस, ठीक है। तो जो एंटीरियर सरफेस रहेगा बेबी के हेड का, ठीक है, सामने वाला जो पार्ट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, किसके साथ लाइन रहेगा, वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फेसिस, ठीक है। और इसमें जो है नॉर्मली वेजाइनल डिलीवरी अचीव कर सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। ये माइनर डिग्री था। देन है मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन। तो मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन में क्या रहेगा, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हेड इज लाइन विद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। तो जो एंटीरियर सरफेस रहेगा बेबी के हेड का सामने वाला पार्ट, वो रहेगा सिम्फेसिस प्यूबिस के सामने वाले पार्ट से भी साथ में वो रहेंगे, ठीक है। तो इससे जो है वेजाइनल डिलीवरी में भी और मे नॉट अगर हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब 50-50 इसमें चांस रहता है। इसके बाद है मार्क डिस्प्रोपोर्शन। तो मार्क डिस्प्रोपोर्शन में जो हेड रहता है बेबी का, द हेड ओवर राइट्स द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। तो जो ओवर राइट्स मतलब कि चढ़ जाना, तो बेबी का जो हेड रहता है वो एंटीरियर पार्ट जो रहता है सिम्फेसिस का उस पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें वेजाइनल डिलीवरी अकर ही नहीं होता, इसमें डायरेक्टली हमको सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है। तो ये था हमारा मार्क डिस्प्रोपोर्शन। तो ये हमारा हो गया डिग्री ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक। तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक का कितने डिग्री में है, तो देखते हैं 4 डिग्री होता है इसका नॉर्मली। पहला है माइनर डिग्री, देन सेकेंड है मॉडरेट डिग्री, देन थर्ड है सीवियर डिग्री, देन फोर्थ है हमारा एक्सट्रीम डिग्री। तो ये जो डिग्री है उसको जो डिवाइड किया गया है वो बेस किस बेस पे किया गया है, ट्रू कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रू कॉन्जुगेट बता देती हूँ। तो ट्रू कॉन्जुगेट मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्रोमोन्ट्री ऑफ द सैक्रम टू द पॉइंट ऑन द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। मतलब जो सैक्रम प्रोमोन्ट्री, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से लेके सिम्फेसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर तक जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं
ट्रू कॉन्जुगेट, ठीक है। तो नॉर्मली ट्रू कॉन्जुगेट जो रहता है वो 11 सेंटीमीटर का रहता है, तो उसी के बेस पे हम इसको डिग्री में डिवाइड किए गए हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस को, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर डिग्री देख लेते हैं। तो माइनर डिग्री में क्या होगा, जो ट्रू कॉन्जुगेट होगा उसका जो सेंटीमीटर रहेगा वो 9 to 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। मतलब 11 सेंटीमीटर वो नॉर्मल है, लेकिन ये 9 to 10 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको माइनर में रखा गया है। देन मॉडरेट डिग्री में क्या होगा, ट्रू कॉन्जुगेट का जो सेंटीमीटर रहेगा वो 8 to 9 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद है सीवियर डिग्री। तो सीवियर डिग्री में जो इसका ट्रू कॉन्जुगेट का सेंटीमीटर है वो है 6 to 8 सेंटीमीटर। देन है एक्सट्रीम डिग्री। तो एक्सट्रीम डिग्री में क्या होगा, जो ट्रू कॉन्जुगेट का जो सेंटीमीटर है वो लेस देन 6 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। मतलब जो पेल्विस का जो डायमीटर है वो बहुत ही कम हो जाएगा एक्सट्रीम डिग्री में। इसमें तो नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट हो ही नहीं सकता, डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ता है, ठीक है। ये था हमारा डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक। इसके बाद हम चलते हैं मैनेजमेंट ऑफ द CPD एंड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्प्रोपोर्शन जो होता है उस पर हम डिपेंड करता है जो मैनेजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो टाइप्स के मैनेजमेंट इसमें डिस्प्रोपोर्शन में होंगे। सबसे पहला है मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन, देन है सीवियर डिस्प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन में हम देख लेते हैं कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली मॉडरेट डिस्प्रोपोर्शन वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, लेकिन फिर इसको फर्दर से डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें पहला है प्रीटर्म लेबर, देन सेकंड है टर्म लेबर। तो प्रीटर्म के केस में हम क्या करेंगे और टर्म के केस में क्या करेंगे उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रीटर्म लेबर में है, तो प्री टर्म में मतलब बेबी जो है वो टर्म नहीं है, मतलब कि टाइम पे उसका डिलीवरी टाइम नहीं आया है अभी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज में नहीं हो पाता तो हम लोग लेबर इंडक्शन कराते हैं, ठीक है। अगर लेबर इंडक्शन नहीं हुआ, लेबर इंडक्शन में जैसे कि ऑक्सीटोसिन वगैरह दे सकते हैं, तो अगर लेबर इंड्यूस नहीं हुआ उस केस में हम क्या कराते हैं, इसका सिजेरियन सेक्शन कराते हैं, ठीक है। ये था प्री टर्म लेबर में। देन है टर्म लेबर में। टर्म लेबर मतलब कि वो 42 वीक्स तक आ गया है इसका टाइम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें दो चीज़ कराते हैं। सबसे पहला है सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो सिजेरियन सेक्शन में कौन सा है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, इसमें हम कराते हैं। देन दूसरा जो है वो है ट्रायल लेबर। तो ट्रायल लेबर क्या होता है, ये एक नया चीज़ है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रायल लेबर। तो ट्रायल लेबर जो होता है इसका बता देती हूँ क्या होता है इसका डेफिनेशन। इट इज ए conduction of the spontaneous labor in a moderate degree of the disproportion in a institution under the supervision with the watchful expectancy hoping for the vaginal delivery। तो इसमें ये दिया है कि जब बहुत टाइम तक सुपरविजन करने के बाद, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशनल में वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी मतलब कि बहुत टाइम तक वेजाइनल डिलीवरी में इसका वॉच करने के बाद, सुपरविजन करने के बाद अगर लेबर नहीं हो रहा है, मतलब वेजाइनल डिलीवरी नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं स्पॉन्टेनियस लेबर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रायल ऑफ लेबर, ठीक है। इसके कुछ कंट्रा इंडिकेशन है जिसमें कि हम लोग नहीं करेंगे, ट्रायल ऑफ लेबर नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है इसमें एडल्टली प्राइमरी ग्रेविडा। तो एडल्टली प्राइमरी ग्रेविडा में हमको नहीं करना है, माल प्रेजेंटेशन के केस में नहीं करना है। देन अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है उस कंडीशन में भी नहीं करना है, वरना फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। एंड मॉडरेट टू सीवियर डिग्री अगर सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है उस कंडीशन में भी हमको नहीं करना है, ठीक है। प्रीवियस ट्रायल ऑफ लेबर हैज़ फेल्ड, मतलब अगर पहले अगर ट्रायल लेबर कर चुके हैं फर्स्ट वाले प्रेगनेंसी में और वो फेल हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी हम ये कंट्रा इंडिकेशन है, हमको नहीं कराना है, ठीक है। ये था हमारा कंट्रा इंडिकेशन ऑफ द ट्रायल ऑफ लेबर, ठीक है। इसके बाद है इसके प्री रिक्विसाइट्स। क्या क्या प्री रिक्विसाइट्स हैं हमारे ट्रायल ऑफ लेबर में। तो सबसे पहले है कि यंग प्राइमरी ग्रेविडा, जो मदर रहेगी वो यंग प्राइमरी ग्रेविडा रहेगी, तब उस केस में हमको ये करना है, ठीक है। देन नो आउटलेट कॉन्ट्रैक्शन, आउटलेट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। देन है वर्टेक्स एंटीरियर पोजीशन होना चाहिए बेबी का जो हेड है वो वर्टेक्स एंटीरियर पोजीशन पे होना चाहिए, उस कंडीशन में हम करेंगे, ठीक है। देन नो अदर ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन, कोई भी ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए मदर को, उस कंडीशन में हम कर सकते हैं, जैसे कि PPH हो गया या अदर हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, ठीक है। देन है फैसिलिटी फॉर द कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग, मतलब वहाँ पर फैसिलिटी होना चाहिए कि फीटस के मॉनिटर कर सकें, ठीक है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर सकें, ये सब के लिए वहाँ पे फैसिलिटी होना चाहिए। ये था हमारा प्री रिक्विसाइट। इसके बाद हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ ट्रायल ऑफ लेबर। तो हम लोग कैसे कंडक्ट करेंगे उसके स्टेप हैं। तो सबसे पहला है ब्लड ग्रुपिंग। तो कंडक्ट कराने से पहले हमको ब्लड ग्रुपिंग करना पड़ेगा, मदर का भी और फीटस का भी, क्योंकि अगर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गई तो उसके कारण क्या हो सकता है, फीटस का डेथ हो सकता है, क्योंकि अगर RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव फीटस है, जिससे कि
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और फीटस का डेथ भी हो सकता है, ठीक है। देन है कंसेंट फॉर द LSCS, तो LSCS के लिए भी कंसेंट लेना है हमको। देन सेव द पेरिनियम एंड एब्डोमिनल, तो उस एरिया को, पेरिनियम एरिया और एब्डोमिनल एरिया को सेव करना है। देन पेशेंट NBM एंड स्टार्ट द IV, तो पेशेंट को NBM मतलब नथिंग बाई माउथ देना है, कुछ भी नहीं देना है, स्टार्ट कर देना है IV फ्लूइड को। देन है असेस द जनरल कंडीशन, असेस करना है जनरल कंडीशन को। देन असेस करना है फीटल के कंडीशन को कि क्या कंडीशन है, फीटल हार्ट रेट कितना है। अगर मान लीजिए फीटल हार्ट रेट अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर टैकीकार्डिया के कंडीशन में है तो। देन प्रोग्रेस ऑफ द लेबर और पार्टोग्राफ, तो हम देखेंगे कि बेबी का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है लेबर में, कितना सर्विकल डायलेशन हो रहा है, कितना एफेसमेंट हो रहा है फीटस का, वो देखना है। पार्टोग्राफ को चेक करना है ऑल ओवर मदर, फीटस और फिर लेबर का कंडीशन को, ठीक है। देन है मिनिमाइज वेजाइनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी मिनिमाइज करना है। इससे क्या हो सकता है, वो जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो सकता है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और इन्फेक्शन भी होने का चांस रहता है, इसीलिए हमको मिनिमाइज करना है वेजाइनल एग्जामिनेशन को। देन एडिक्वेट सेडेशन, तो एडिक्वेट सेडेट करके रखना है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, ठीक है। इसके बाद है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन ट्रायल एट द एंड, फिर जो ट्रायल करेंगे उस समय एंड में क्या करना है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन से हमको वहाँ पे बेबी को डिलीवर कराना है, ठीक है। ये था हमारा कंडक्शन, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है कि अगर अनसक्सेसफुल हो गया ट्रायल ऑफ लेबर तब हम क्या करेंगे, तो इसमें है इफ़ देयर इज अ नो सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ द लेबर एज सुन बाय द पार्टोग्राफ और इफ फीटल डिस्ट्रेस डेवलप और द ट्रायल ऑफ फोर्सिव वैक्यूम एक्सट्रैक्शन फेल्स देन द लोअर सिजेरियन सेक्शन डन, ठीक है। तो अगर क्या हो रहा है, नो सेटिस्फाइंग प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब लेबर का अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, पार्टोग्राफ के थ्रू देख रहे हैं, या फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, ठीक है, या फिर ट्रायल ऑफ फॉर्सेप्स या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन हो वो फेल हो गया है, तो उस कंडीशन में हमको लोअर यूट्राइन सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, ये फेल होने के कंडीशन में है। अगर ट्रायल ऑफ लेबर जो है वो सक्सेसफुल हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहला है कि ये ट्रायल इज कॉल्ड द सक्सेसफुल if a healthy baby is born vaginally spontaneous or by the forceps or the ventouse with the mother good condition। तो इसमें ये है कि हम कब बोलेंगे कि ट्रायल ऑफ लेबर जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, जब बेबी है वो बॉर्न हो जाती है वेजाइनली, ठीक है, फॉर्सेप्स के थ्रू या फिर वेंटोस के थ्रू, और मदर का भी कंडीशन गुड है, तब हम उसको बोलेंगे ट्रायल ऑफ लेबर जो है वो सक्सेसफुल हो गया। ये था हमारा मॉडरेट डिग्री में हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद हमारा है सीवियर डिग्री में, तो सीवियर डिग्री में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो सिजेरियन डिलीवरी के लिए इसमें हम लोग इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। इसके कुछ इंडिकेशन है जिसको आप देख लीजिए। तो सबसे पहला है मेजर डिग्री ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, अगर बहुत ज़्यादा मेजर डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है तब हम नहीं सिजेरियन सेक्शन करेंगे। देन है मेजर डिग्री डिस्प्रोपोर्शन, अगर मेजर डिग्री डिस्प्रोपोर्शन है उस केस में भी करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस केस में करेंगे। देन डेथ ऑफ द फीटस का डेथ हो गया तो उस कंडीशन में हम नॉर्मली सिजेरियन सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। एंड पेशेंट नॉट फिट फॉर द ट्रायल लेबर, अगर पेशेंट फिट नहीं हो पा रही है ट्रायल लेबर के लिए, पहले अगर फेल हो चुका है ट्रायल लेबर, तो उस केस में हमको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ये था हमारा सीवियर डिग्री में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो दोनों मदर में भी देखेंगे और फीटस में भी देखेंगे। तो मदर में दो टाइप से है, पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन ड्यूरिंग द लेबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जैसे मदर को क्या हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है बेबी का, एंड पेंडुलस एब्डोमिनल हो सकता है, नॉन इंगेजमेंट हो सकता है बेबी का, एंड पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। तो पाइलोनेफ्राइटिस क्यों होता है, पिछले वीडियो में आपको बताई थी हाई एसिमिलेशन के बारे में, जिसमें जो सैक्रम जो होता है वो 6 वर्टिब्रल से कंपोज होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके कारण कंप्रेशन होता है यूरेटर को, तो यूरेटर में कंप्रेशन होने के कारण क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है। ये था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर है ड्यूरिंग द लेबर। तो ड्यूरिंग द लेबर में सबसे पहला है इंटेरिया, देन उसके बाद है स्लो सर्विकल डायलेशन, देन है प्रोलोंग लेबर, ठीक है, प्रोलोंग लेबर भी हो सकता है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी हो सकता है, कॉर्ड है वो प्रोलेप्स हो सकता है, एंड रप्चर हो सकता है यूट्रस, एंड इंजरी हो सकता है पेल्विक जॉइंट को, एंड पीपीएच तो नॉर्मल है, वो तो सभी में बहुत सारे में कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्टमार्टम हेमरेज का। तो ये था ड्यूरिंग द लेबर में हमारा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके बाद है फीटस। तो फीटस में देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो सबसे पहला है इंट्राक्रैनियल हेमरेज। तो इंट्राक्रैनियल हेमरेज क्यों होगा, क्योंकि पेल्विस का जो साइज है वो छोटा है, कॉन्ट्रैक्टेड है, और बेबी का हेड बड़ा है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसमें प्रेशर पड़ सकता है बेबी के हेड पे, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो सकता है। देन सेकंड है एस्फैक्सिया भी हो सकता है। देन फ्रैक्चर स्कल में फ्रैक्चर हो सकता है,
दैन नर्व्स इंजुरी, नर्व्स क्योंकि नर्व्स में प्रेशर पड़ने के कारण नर्व्स में इंजुरी हो सकता है, तो ब्रैकियल प्लेक्सस वगैरह जो है कॉमन है, ठीक है। इसके बाद है इंट्राएमनोटिक इन्फेक्शन, तो इंट्राएमनोटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि हम सिजेरियन सेक्शन कर रहे हैं या फिर ट्रायल ऑफ लेबर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, वेंटोस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये था हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ, जिसमें कि हम लोग देखें आज डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, मैनेजमेंट और उसके कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।